Success Mantra. We shape future. Hello, welcome back. Welcome back to Success Mantra digital classes. So today we are going to further discuss the central state relations third portion, which is financial relation. In previous two lectures we already discussed the legislative relation between the center and state and administrative relation between center and state. Today we are going to study the financial relation between the center and state. ठीक है, अगर आप इस स्लाइड से पे अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो in this slide particularly we defined the center state relation in three parts: legislative relations, administrative relations and financial relations. We covered the legislative relation in our very first lecture. In second lecture we discussed the administrative relations, and today we are going to discuss the financial relation between the center and state. Okay, so लास्ट टू क्लासेस जिनकी नहीं हुई हैं या जिन्होंने नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो वो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स के साथ गो थ्रू होइए, देखिए, समझिए, और उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा. इफ़ यू डायरेक्टली जंप ऑन दिस टॉपिक तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो सकता है. तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द प्रीवियस टू लेक्चर्स, देन यू विल मूव टू दिस लेक्चर, ताकि आपकी क्लैरिटी जो है वो एकदम अप टू मार्क रहे. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. सो प्लीज पे अटेंशन. these 3-4 segments, these 4 financial these 4 financial segments relate with the center and state. As you know, India is a union, and in union center government relatively more powerful compared to state governments. So although the taxing powers or financial powers again tilt towards the central government compared to the state governments. State government के पास उतने ज़्यादा पावर्स नहीं रहेंगे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं. दी मेन सब्जेक्ट्स जिन पर टैक्स एलोकेशन हो सकता है या टैक्स की इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो मेजॉरिटी जो टैक्सिंग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हैफ्टी अमाउंट जो है कलेक्शन आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपको देखने को मिलेंगे. स्टेट के पास जो है वो सेकेंडरी लेवल का टैक्सेशन पावर जो है वो आपको देखने को मिलेगा. अगर आप कंप्लीट फेडरल की तरफ जाएं, जो प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ अगर आप नज़र डालें, लेग्स एग्जांपल हम यूएसए की बात करें, तो वहाँ सेंट्रल स्टेट के बीच जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बट in India, because India is a special country where we found a union type of structure where central government slightly more powerful compared to state with regarding to the financial relation also. Okay, so the first type of financial relation, how to describe the relation in between central state finance relation, we first analyze the allocation of taxing powers. कि सेंटर की टैक्सिंग एलोकेशन क्या है, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की क्या है. तो सिंपल, एज वी नो दी थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. हम पता है इसके बारे में काफ़ी जानकारी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो उन तीनों लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने क्राइटेरिया में फाइनेंशियल एलोकेशन करने की, टैक्स एलोकेशन करने की पावर है. स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है टैक्स इम्प्लांट करने की पावर है. और जो कंकरेंट सेगमेंट है उस पर दोनों टैक्सेस लगा सकते हैं. हालांकि प्राइमरी अगर फर्स्ट नज़र से देखें, प्राइमरी देखें, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती रहती है. अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा रहेगी. ओके, रेसिडुअल पावर्स, जो रेसिडुअल फाइनेंशियल पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे. ऑल रेसिडुअल पावर्स वेस्टेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेटिव होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं. द फाइनेंशियल रिलेशन इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, the financial relation between the center and state described in between article 268 to 293. If you look out the Constitution of India from 268 to 293, there are complete separate
सेपरेशन ऑफ द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल पावर। इसमें ओवरलैपिंग की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है, क्योंकि पैसे का लेन देन जो है वो अलग अलग होना चाहिए, उसी को लेकर जो है सेंटर स्टेट के बीच सबसे ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसका ध्यान रखा और साफ साफ टैक्सिंग पावर्स जो हैं वो एलोकेट करी हुई हैं अलग अलग। सेंटर की जो टैक्सिंग पावर है वो सेंट्रल लिस्ट पे है, ऑन सेंट्रल लिस्ट, while state can make taxation on the state list subject। ओके, तो एलोकेशन ऑफ पावर जो है वो दोनों की अलग अलग होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज, देन इफेक्ट्स एंड इमरजेंसीज, वी डिस्कस इट लेटर, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग पावर्स। प्लीज pay attention on this slide. Allocation of taxing powers again defined in three segments. The central on the central list or union list, parliament can make the levy the taxes या may implant the taxes on the subjects, while state legislature levy taxes on the state list subject। okay, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सेंट्रल लिस्ट में, उसकी पूरी लिस्ट है, 100 सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं। ऐसे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, हमने इस पर डिस्कस भी किया है, जैसे इनकम टैक्स है, ओके, कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, और इन पर जो टैक्स लगाएगी वो पार्लियामेंट लगाएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। वाइल पुलिस, फॉरेस्ट है ना, इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंड, इस पर जो टैक्स लगाने की पावर्स है ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, और वो स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर जो है वो टैक्सेस इम्प्लांट कर सकता है। दोनों की बात करें, अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो उस पर दोनों पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन इम्प्लांट द टैक्सेस अकॉर्डिंगली। ओके, और रेसिडुअल पावर जो है दे इम्प्लांट इन द पार्लियामेंट, दे वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। उसमें केवल और केवल पार्लियामेंट ही अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो है इम्प्लांट कर सकती है, जो रेसिडुअल पावर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्यूचर इज रिलेट विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विल बी रिलेट विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या टैक्सिंग होनी चाहिए, पार्लियामेंट विल डिसाइड। वो अभी उस पर कोई भी अभी कोई एक्ट उसके लिए बना हुआ नहीं। जैसे बिफोर 2000 आईटी एक्ट नहीं था, तो उसके ऊपर ई कॉमर्स पे किस तरह से टैक्सिंग होनी है, क्या होना है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। उस पर भी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने रेसिडुअल की पावर्स क्योंकि पार्लियामेंट के पास होती हैं, तो उसी ने उस पर एक्ट बनाया और उसी को उसने इम्प्लांट किया है। सो द एलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग पावर्स ऑल्सो सेपरेट अकॉर्डिंगली द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में भी ऐसे ही था, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी आपको यही क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो वैसा ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। सो द फर्स्ट सेगमेंट इन विच टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, we first to allocate the taxing powers separately. Center have taxing powers on union list, state had taxing powers on state list, while on concurrent list both can exercise their financial power or levy their taxes accordingly. Okay, after that the second criteria to define the center state financial relation relate with the distribution of taxes, a very important segment where we define those criterias कि कौन किस सेगमेंट पे कितना टैक्स लगा सकता है और किस तरीके से लगा सकता है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस आर major relation in between are the major contribution to define the financial relation between the center and state. The very first we have discussed the article 268. Okay, the article 268 define the financial relation between the center and state. How it can be defined? So please you have to mention it. The taxes levied by the center but collected and appropriated by the state. Those taxes जो लगाएगा तो सेंटर, लेकिन उसको कलेक्ट और यूज स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ऐसे टैक्सेस जो हैं वो 268 आर्टिकल के अंदर आते हैं। प्लीज मेंशन इट। टैक्सेस लेवाइड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 268
stamp duties are the very renowned example of the article 2 the taxes on the under the article 268. Second one, excise duty. Okay, excise duty. Third one is promissory notes, checks, duties, है ना, such type of exchanges, bills, such type of taxing powers exercised by the states while these taxes allocate by the central government. क्या excise duty लगेगी या किस तरीके से एक्साइज स्टाम्प ड्यूटीज इम्प्लांट की जाएगी, ये लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन इसको एलोकेट और इसको कलेक्ट और एप्रोप्रिएट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्सिंग इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, टैक्सेस इम्प्लांट बाय द सेंटर but collected and appropriate by state. So these taxing powers described under article 268. 268 के अंदर वो टैक्सेस आएंगे जो इम्प्लांट तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करेगी स्टेट गवर्नमेंट. एग्जाम्पल है एक्साइज ड्यूटीज, स्टाम्प ड्यूटीज, चेक्स, एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस. ओके, इस तरह के जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसके ऊपर जो टैक्सिंग लगना है, इस तरह के जो टैक्सेस हैं दे आर डिस्क्राइब्ड अंडर द आर्टिकल 268. ओके, देन the second type of taxes is defined under article 268A. 268A. We discussed article 269 later. First we discussed the article 268. Under article 268, service taxes levied by the center but collected and appropriated by the center and states accordingly. सर्विस टैक्सेस के बारे में बात करता है 268. इसको बाद में शामिल किया गया जब सर्विस सेक्टर ग्रो किया इंडिया के अंदर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द LPG, तो उसके बाद से इस टैक्सेस को इंक्लूड किया गया था. हालांकि अब GST के अंदर ये आ गया है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस उसके अंदर आता है, लेकिन स्टिल 268 इज रिलेवेंट. सर्विस टैक्स लेवेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द सेंटर एंड स्टेट बोथ. ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा वो GST आपको देखने को मिलेगा. उसमें भी 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, CGST, SGST एंड IGST. ओके, तो अकॉर्डिंगली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सेगमेंट का है तो उस पर CGST वसूला जाएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है तो SGST उस पर वसूला जाएगा, और अगर इंटर स्टेट है तो उसमें IGST जो है वो वसूला जाता है, और उसके बाद डिजायर्ड स्टेट को वो है सेंटर जो है वो अमाउंट हैंड ओवर कर देता है. सो द आर्टिकल 268 डिफाइन द टैक्सेस लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट appropriate and collected by the state. But in article 268, service tax levied by the center and collected and used by the center and state both. Okay, so you have to be clear about the article 268 and 268A. Later on we will discuss the article 269. In article 269, taxes levied by and collected by center but assigned to the state. Those taxes जिनको लगाएगा भी सेंटर और कलेक्ट भी सेंटर करेगा, लेकिन वो दे देगा किसको, स्टेट को, टू यूटिलाइज इट. ओके, लाइक एग्जांपल टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर एक्सेप्ट देन न्यूज़पेपर, द टैक्सेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स. GST के कुछ कंपोनेंट इसमें आते हैं, साथ ही साथ इंटर स्टेट ट्रेड जो IGST के अंदर इसमें आएगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा. तो बेस्ट एग्जांपल IGST इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो IGST है वो आर्टिकल 269 के अंदर आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हो. तो आर्टिकल 269 प्रोविजन फॉर दोज टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द डिजायर्ड स्टेट. IGST आई थिंक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए. Later on, Article 270 define those taxes which are levied and collected by the center but distributed between center and state. And very important taxes जिसमें स्टैक होता है. किसका स्टैक होता है? स्टैक होता है दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. आर्टिकल 270 के अंदर अगर हम बात करें तो उन टैक्सेस के बारे में बात है जो टैक्सेस
लगाएगा तो सेंटर, एलोकेट बाय द सेंटर प्लस कलेक्ट भी वही करेगा, कलेक्टेड एलोकेट प्लस कलेक्टेड बाय द सेंटर, बट after the collection of the desired taxes center will divide it properly between center and state. उनके बीच में ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमें रेशियो लगाना चाहिए, we have to mention the ratio center and states. Let's suppose 100 rupees का कलेक्शन हुआ under this taxes and it will be divided in between center and state in the ratio of 59:41. Okay, this can be ratio. So those taxes which defined and levied by the central government but distribute in between the center and state described under the article 270. Okay, so please keep it in mind, 260, 268, 268A, 269 and 270. Okay, so don't be इसमें जगल नहीं होना है, don't be जगल with these articles. Article 268 clearly mentioned taxes levied by the center but collected and appropriated by the state. Article 268 provision for the service types of taxes. Article 270 define the taxes levied and collected by the center but distribute between the center and state. And Article 269 levied by the and collected by the center but assigned to the state. Okay, so these are the four major taxing allocation in between center and state. Later on 271 specifically mention about the surcharges. Okay, article 271, if we focus on article 271, article 271 define the surcharges. Surcharges are the स्पेसिफिक चार्जेस ओवर द टैक्सेस, है ना, टैक्सेस का जो अमाउंट है उसके ऊपर जो है सरचार्जेस जो है वो पुट ऑन किए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लांट करती है, वही इसको मेजरली यूज़ भी की जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें स्पेसिफिक सेस का भी प्रोविज़न है, सरचार्जेस उसको भी समेटे हुए हैं अपने अंदर। तो अगर सेस के बारे में बात करें, SCESS है ना, CESS, तो आर्टिकल 271 सरचार्जेस और सेस की बात करता है। ये हो सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि कल्याण सेस, इट कैन बी भारत स्वच्छ सेस, है ना, इस तरह से हो सकता है। और आपने देखे होंगे तो सुना भी होगा, आई होप कि अगर आपने कभी प्रॉपरली अगर बिल्स को ऑब्जर्व भी किया है तो वहाँ पर सेस एंड सरचार्जेस जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन रहते हैं। सरचार्जेस आपको देखने को मिलेंगे जैसे जो एक्सट्रीमली जो अपर क्लास है फाइनेंशियली, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट सरचार्जेस को जो है वो इम्प्लांट करती है, उनके टैक्स के ऊपर टैक्स है ना, तो सरचार्जेस कहलाते हैं। तो दोज आर दी proper dividation in between the center state, where we with the help of these dividation under article 268, 268A, 269, 270 and 271, we define the financial relation between the center and state. Okay, so first allocate the taxing power, second distribution of the taxes. Okay, then after that we have grants in aids in the favor of a state. Okay, please focus on this slide. सबसे पहले हमने क्या काम करा, वी डिस्कस अबाउट दी टैक्सिंग एलोकेशन पावर। तो टैक्सिंग एलोकेशन पावर जो हैं वो सेंटर के पास भी हैं, स्टेट के पास भी, उनके सब्जेक्ट वाइज। सेकंड, वी डिस्कस दी टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर और स्टेट अकॉर्डिंगली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी स्पेशल ग्रांट्स जो कि स्टेट्स को दी जाती हैं, वो किस सेगमेंट में दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दो तरीके से ग्रांट्स जो है रिसीव करता है कोई भी स्टेट। पहला है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 275 एंड सेकंड वन इज द अंडर आर्टिकल 282। जो 275 आर्टिकल 275 है वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि फाइनेंशियल कमीशन जो रिकमेंडेशन करेगा उसकी एडवाइस के हिसाब से जो ग्रांट्स जाएंगी, इट विल डिस्क्राइब अंडर द आर्टिकल 275। कितना है तो अभी 41% है ना। आपने सुना होगा जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है वो 41% जो है, या 41 पैसा भी आप बोल सकते हैं, 41 पैसा। 100 पैसा अगर टोटल इनकम मानी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की या टोटल भारत सरकार की, तो उसमें से जो 41 पैसे हैं वो स्टेट्स को दिए जाएंगे। और ये केवल एक स्टेट को नहीं है, सभी स्टेट का शेयर है, सारे स्टेट के बीच में 41 पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दीज ग्रांट्स आर
वेरी एक्साइटिंग फॉर द स्टेट्स, बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको फ्री हैंड रहता है और वो इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे कैन स्पेंड दीज स्पेसिफिक ग्रांट्स विच आर एडवाइज्ड बाय द फाइनेंशियल कमीशन। ओके, तो हर स्टेट चाहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको एलोकेट हो। ओके, क्योंकि इसके ऊपर चेक्स नहीं रहते सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऑल तो सीएजी का प्रोविजन रहेगा कि कहीं गलत तो नहीं खर्चा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी स्टेट जो हैं वो उस लेवल पर बाउंड नहीं होते उसको खर्च करने के लिए। रेदर देन आर्टिकल 282, उसके अंदर सेंटर मेक्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स टू द स्टेट्स, है ना, अंडर ओब्लिगेशन। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे आपको मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोलर प्लांट लगाने के लिए अगर ग्रांट दी है तो आप उस पैसे से सोलर प्लांट ही लगाएंगे, उसको आप किसी और मनरेगा में या फिर कहीं और पर खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका सोलर प्लांट ही इम्प्लांट करेंगे। ऐसे ही कुछ और आ सकता है, जैसे मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री, कोई स्टील प्लांट है, उसको अगर रिजुविनेट करने के लिए अगर आपको ग्रांट दी गई तो आपको उसी में वो खर्च करनी पड़ेगी। अगर आपकी ग्रांट अगर नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के अंदर आई है तो आपको उसी पे खर्च करना पड़ेगा। अगर पंचायती राज डेवलपमेंट के लिए आई है ग्रांट तो उसी पे खर्च करनी पड़ेगी। तो स्टेट जो है इससे बचना चाहते हैं कि आर्टिकल 282, ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं कि आर्टिकल 282 के अंदर हमें ग्रांट मिले ही ना, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि आर्टिकल 275 के अंदर हमें ज़्यादा पैसा मिले, वाइल आर्टिकल 282 का जो पोर्शन है वो कम रहे तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर मिल रहा है तो ठीक है, उसका वेलकम वो करते हैं, लेकिन उनको डिजायर्ड रहता है कि आर्टिकल 275 के अंदर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट मिले। पहले हमने डिस्कस किया टैक्सिंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग ग्रांट्स। ठीक है, ग्रांट्स इन एड। टैक्सिंग अलग है, ग्रांट इन एड अलग है। टैक्सेस, उसमें स्टेट को पावर रहेगी खुद का टैक्स लगाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रहेगी खुद का इनकम जनरेट करने की, वाइल इन ग्रांट्स स्टेट हैवीली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और ये कितना होता है तो 41 पैसा अगर हम लेटेस्ट फाइनेंशियल सर्वे की अगर हम रिकमेंडेशन समझें, पहले 42 था बट बाद में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बन गया तो 1% कम हो गया। नाउ 41 पैसा गिवन टू द स्टेट्स बाय द सेंटर इन इट्स शेयर्स फ्रॉम इट्स शेयर। ओके, तो ये याद रखना है, ग्रांट्स इन एड्स। Next, we will discuss the center-state financial relation in the time period of emergency. जब इमरजेंसी लग जाएगी तब कैसे सेंटर स्टेट के बीच के फाइनेंशियल रिलेशन चलेंगे, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन लेजिस्लेटिव अफेयर्स एज वेल एज इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कि जब इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्लेम होता है तो देयर सेंटर कैन डायरेक्ट टू द स्टेट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर Article 360 also. Article 360 proclaim the financial emergency in the India, where president can directly rule over the states bills regarding a decision. ओके, गवर्नर को कॉल करके और या फिर वहाँ के जो स्टेट्स के जो बिल हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वो अपने पास कॉल कर लेता है कि प्लीज़ मेरे पास इनको सेंड कीजिए, आई वांट टू चेक देम कि ये कहीं अननेसेसरी खर्चे तो नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले वी डिफाइन द टैक्सिंग पावर्स इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देन वी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग, then we will discuss the grants in aids to the states under article 275 and 282, and then we discuss the effects of emergency and its consecutive effects on the financial relation in between center and state. Okay, तो सेंटर स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है इमरजेंसी के टाइम पे वो यूनिटरी टाइप के फंक्शन करते हैं और उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो सर्वा होती है और वो ही सारे डिसीजन मेकिंग करती नजर आती है। ओके, तो दीज आर द मेजर 4 पोर्शन विच डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन in between and center and state. First one, allocation of power. Second one, distribution of tax revenue. Third one, grants in aid under 275 article and 282, and then effects of emergency which already described in article 360. and यहाँ पर ये कभी भी, हालांकि आज तक कभी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, बट स्टिल अगर कभी ऐसा हो जाए तो उस सेगमेंट में भी ये पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो हैं कंट्री रन कर सके अकॉर्डिंगली। ओके, फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर कुछ हम जानना चाहें तो उसको समझ सकते हैं हम कि फाइनेंस कमीशन विल डिफाइन अंडर द आर्टिकल 280। ओके,
आर्टिकल 280 define the finance commission. Okay, so it's an constitutional body because it's defined in the constitution, so it is an constitutional body. और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके जो मेंबर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट अपॉइंट दीज members, the finance commission's member. Sometimes we called it quasi judicial, है ना, quasi judicial because अपना उसका डिसीजन रहता है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता है बट एडवाइजेबल ही होता है, बट क्वासी जुडिशियल बॉडी है फाइनेंस कमीशन अपने आप में. ठीक है, इसका जो मेंबर होता है, जो चीफ होता है, वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और वो किसी पब्लिक मामलों का बड़ा अच्छा खासा जानकार होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसको काम करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए. बाकी जो उसके मेंबर्स होते हैं वो आपको रिवेन्यू सेगमेंट से, इकोनॉमिक सर्विस सेगमेंट से, स्टेट सेगमेंट से, और एक जज भी इसके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे. जो लास्ट फाइनेंस कमीशन है उसमें एनके सिंह की रिकमेंडेशन पर जो है वो जो उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगी. और उन्होंने अगले 5 साल के लिए जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से टैक्सिंग एलोकेशन करना है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके लिए उन्होंने साफ साफ प्रोविज़न किए हुए हैं. ये जो रिपोर्ट सौंपता है फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. ओके, एंड प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को हाउस के अंदर रखेगा, हाउस के अंदर बताएगा, और उस पर डिटेल डिस्कशन होगा, है ना. और सेंटर, हालांकि ये रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है, ये इट्स नॉट मैंडेटरी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना ही करना है, बट हाँ अगर डेविएशन होता है तो उस पर हाउस के अंदर आपको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आंसरेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए की इन इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम. सो सेंटर एंड स्टेट के बीच के जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं तक काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जिसके अंदर उन्होंने पूरी तरह से ये कोशिश करी है कि ओवरलैपिंग ना हो, पावर जो है वो पावर स्नैचिंग की कंडीशन ना हो, क्योंकि टैक्सेस को लेकर और पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अक्सर जो है डेमोक्रेसी के अंदर या फिर किसी भी नेशन के अंदर, स्टेट के अंदर जो है वो पावर कैप्चरिंग जैसे या कू जैसे इंस्टेंस देखने को मिलते हैं. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का खासकर ध्यान रखा गया कि ओवरलैपिंग ना हो और पावर्स की स्नैचिंग करने की जरूरत ना पड़े. हर किसी का एक क्राइटेरिया डिफाइंड है अंडर द एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, और उसके बाद प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से टैक्सेस लगाए जा सकते हैं. ग्रांट्स इन एड्स का प्रोविज़न है, अगर स्टेट्स को लगता है कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा है तो वो अपनी डिमांड रख सकते हैं सेंटर के सामने, और सेंटर डिज़ायर्ड ग्रांट्स जो है उनको प्रोवाइड कर सकता है. उसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल, अगर कभी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे प्रोविज़न भी हैं इंडियन गवर्नमेंट में, और उसमें उस टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट विल टेक ओवर द एंटायर पावर एंड प्रेसिडेंट विल डायरेक्ट दी स्टेट्स कि कौन से बिल, फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो स्टॉप आउट करने हैं और कौन से जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करने हैं. तो इस तरीके से इंडिया का जो यूनियन कॉन्सेप्ट है वो इस पूरी तरीके से फाइनेंशियल रिलेशंस को जस्टिफाई करता है. ठीक है, वहाँ पर सेंटर की तरफ ऑल्दो पावर्स जो है वो टिल्टेड है, लेकिन वो एक्सेप्शन है. वो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि भाई वो रेगुलर प्रैक्टिस है. यूनियन में इंडिया के स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी है. ऐसा नहीं है कि दे आर दी सैटेलाइट टू द सेंटर, ऐसा नहीं बोल सकते हम बोलेंगे कि हाँ पावर थोड़ी बहुत सेंटर के पास झुकी हुई है, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शंस हैं. इमरजेंसी टाइम पीरियड पे ऐसा है, इन नॉर्मल टाइम पीरियड स्टेट्स को पूरी ऑटोनॉमी है, उनके डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं, उनके डिफाइंड सेक्शंस हैं, और उसमें ही, उस एरिया में ही वो अपनी पावर को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, अगर हम बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया. बाहर से स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो बोरोइंग नहीं कर सकते. जबकि आप यूएसए वगैरह देखें जहाँ आइडियल फेडरल है तो वहाँ उनको ये पावर्स होती हैं. इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको बाहर से, किसी अदर कंट्री से बोरोइंग करने की परमिशन नहीं है.
अगर करना भी चाहती हैं तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसमें क्या करेंगे, उसमें गारंटर बनेंगे। ओके, तो ये बात याद रखनी है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो गारंटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी इन द फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तभी स्टेट गवर्नमेंट बाहर से फंडिंग वो उठा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे जहां से चाहे वहां से पावर जो फंड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो जो है बोरो कर सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गारंटर वो टेक ओवर करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और वही डील करता है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटी की बात करें तो हाँ ठीक है, ये जरूरी भी है कि सेंटर की प्रॉपर्टी पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए और स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए। तो इस तरह की एग्जेम्पशंस देखने को मिलते हैं कि दोनों गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, एक दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर अननेसेसरी टैक्सिंग नहीं करते हैं। अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो फिर तो रिपीटेशन होने लगेगा। मान लीजिए कि सेंटर की जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई PSU है जो स्टेट में लगी हुई है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक फर्म है और वो किसी स्टेट में ऑपरेट कर रही है, तो उस स्टेट ने अगर उसके ऊपर टैक्सिंग लगाई, हालांकि वो लगा सकते हैं, अगर उन्होंने लगाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी, है ना, तो वो स्टेट की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाए। तो इसको अजेम्प्ट करता इस ओवरलैपिंग को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए एग्जेम्पशन रहता है सेंट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर जो स्टेट टैक्सेशन को लेकर। ठीक है, इमरजेंसी में मैंने आपको बात बताई दी है कि इमरजेंसी के दौरान जो है रिलेशंस जो हैं वो यूनिटरी टाइप के नज़र आते हैं और वहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में जो है वो झुकी हुई नज़र आती है। ठीक है, तो दीज आर दी फाइनेंशियल रिलेशन विच डिफाइन अंडर इन अबव ऑल स्लाइड्स, जहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल स्टेट के बीच में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पावर्स का। फर्स्ट, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, थर्ड, ग्रांट्स इन एड, एंड फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। सो this is here we complete the entire central state relation concept, which divide in 3 segments. First, legislative, second, administrative, and third one is financial. First, legislative, second, administrative, and third one is financial. In legislative relation, first, territorial extent was defined. Please be with me for a quick recap. फर्स्ट टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन डिफाइन द टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ एक्ट बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ एक्ट बनाएगी। सेकंड वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, वी डिफाइन 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। थर्ड, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, कब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर स्टेट गवर्नमेंट के टेरिटरी में एक्ट बना सकती है। वहां हमने देखा था कैसे कैसे राज्यसभा अगर परमिशन दे दे, अगर 2 स्टेट मिलकर रिक्वेस्ट करें, नेशनल इमरजेंसी हो, तब वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आफ्टर दैट, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, इसके ऊपर हमने देखा कि अगर इमरजेंसी प्रोविजन है, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए या उस तरीके से, तो कब सेंटर जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल ले सकता है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, और यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन समझा था। एक्ट फॉर्मेशन मेजरली होता है इन द लेजिस्लेटिव रिलेशन। इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन वी डिस्कस द एग्जीक्यूटिव रिलेशन इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और हमने सीधे सीधे देखा था कि देयर इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन PM एंड CM, PM की कैबिनेट एंड CM की कैबिनेट, उसके बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी। एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट, इस स्टेट को कब कब डायरेक्शन दे सकता है सेंटर, तो हमने उस पर डिस्कस करे थे, पॉइंट भी डिस्कस किए थे। रेलवे प्रॉपर्टी है ना, SC/ST को मदर टंग में, इस तरह से हमने 4 प्रोविजन हमने आपको बताए थे। आप एक बार गो थ्रू हो स्लाइड्स के साथ और नोट्स के साथ, वहाँ आपको दिखेंगे। सेकंड, हमने डिस्कस किया था कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कहाँ कहाँ उन्हें कोऑपरेशन करना चाहिए। फिर हमने समझा था ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, IAS, IPS, IFOS, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, और UPSC का क्या रोल है टू एडमिनिस्टर दी स्टेट्स, क्योंकि जो पॉपुलेशन तो स्टेट में रह रही है ना, सेंटर की कोई अपनी अलग से टेरिटरी तो है नहीं, जो सारे स्टेट की टेरिटरी है वही मिलाकर सेंटर की टेरिटरी है। नेक्स्ट हमने समझा था इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, किस तरीके से नीचे से जाकर ऊपर सिंगल सुप्रीम कोर्ट तक ही बात पहुंचती है।
तो वो उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किस तरह से डिफाइन होते हैं वो हमने समझा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ कुछ मैक्सिमम टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही थोड़े से टिल्टेड नजर आते हैं। Then we discuss the relation during emergency, Article 352, 356 and 360. Okay, we defined it. In financial relation, today we discuss the allocation of taxing power, distribution of tax revenue, grants in aids, and fourth one is effects of the emergency. Then we discussed financial commission, उसको हमने बताया under Article 280, and then we discuss the exemptions of central's property from the स्टेट टैक्सेशन, ये भी हमने समझा है। इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड करके एक छोटे छोटे सेगमेंट में समझने की कोशिश करी है। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए कि इतना हेफ्टी, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया है कि ताकि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। ठीक है, पहले आप लेजिस्लेटिव रिलेशन समझिए, देन जम्प्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एंड देन फाइनली relate yourself with the financial relation in between the center and states. It's an easy going chapter, बस आपको ध्यान से उसको अपने साथ अपने जहन में उतारना है। ठीक है, तो अननेसेसरी पैनिक होने की जगह प्लीज सिस्टमेटिकली जिस तरीके से पढ़ाया गया है आपको ये चैप्टर उसी तरह से पढ़ना है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड देन फाइनल फाइनेंशियल रिलेशन, उसी तरीके से आप इस सेगमेंट को कंप्लीट कीजिए। ओके, तो आज बस इतना ही हम रखेंगे, एंड अगर नेक्स्ट सीरीज वी विल डिस्कस सम न्यू टॉपिक्स रिगार्डिंग टू द पॉलिटी, एंड एज सुन एज पॉसिबल वी विल स्टार्टेड सम ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। जैसे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर मैपिंग एक बार आप बता दीजिए, सो वी डिस्कस द मैपिंग ऑल्सो इन द डिजिटल फॉर्म इन डिजिटल क्लासेस, एंड यहाँ से हम आपको जो है कॉन्टिनेंट वाइज एंड देन लेटर ऑन इंडियन मैपिंग को भी आपको जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा क्रंचेस रहता है क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ता है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड्स। ओके, सो ओके गाइज, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो यू कैन मेंशन इट कमेंट बॉक्स, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।